गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, टुडे वी विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उनको इफेक्ट डालते हैं। सो सम्स ऑफ द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रीज लोकेशंस आर अंडर। तो हमने इनकी बात करी थी एक्सेस टू मार्केट, एक्सेस टू रॉ मटेरियल, एक्सेस टू लेबर सप्लाई, एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी, एक्सेस टू transportation and communication facilities and government policies, access to agglomerations, economic link between the industries। एंड फिर उसके बाद में हमने बात करी थी फूड क्लोज इंडस्ट्रीज़ की। सो टुडे वी विल डिस्कशन अबाउट क्लासिफिकेशन या फिर डिवाइडेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। हमने यानी कि हमारी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको किस प्रकार से डिवाइड कर रखा है, क्लासिफिकेशन उनका वर्गीकरण किस प्रकार से कर रखा है, उनके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, यानी कि उनकी साइज़, उनकी जो आकृति होती है, छोटे हैं बड़े हैं, उसके आधार पे इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल के आधार पे हमने कुछ क्लासिफिकेशन कर रखा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का, उनके आधार पे बात करेंगे। फिर प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके आधार पे, और फिर ओनरशिप के आधार पे हम बात करेंगे कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको किस प्रकार से क्लासीफाई कर रखा है। सो फर्स्ट टाइप ऑफ द इंडस्ट्रीज़ बेस्ड ऑन साइज़, यानी कि पहली जो इंडस्ट्रीज़ होती है, पहले दोस्तों यहाँ पे एक बार ये क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री जो है यहाँ पे दे रखी है, एक बार इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं साइज़ के अकॉर्डिंग, इंडस्ट्रियल इनपुट और रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग, आउटपुट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग और ओनरशिप के अकॉर्डिंग हमने क्लासीफाई कर रखा है इंडस्ट्रीज़ को। सबसे पहले हम बात करें कि जो साइज़ के आधार पे हमने इंडस्ट्रीज़ को किस प्रकार से डिवाइड कर रखा है, क्लासीफाई कर रखा है। तो यहाँ पे साइज़ के अकॉर्डिंग हमने इंडस्ट्रीज़ को बांट रखा है तीन टाइप से। पहला कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़, जिसके अंदर हम घर पे बैठकर जितने भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, हैंडमेड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, दे आर इंक्लूड इन कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। जैसे घर पे चटाई बना लेना, घर पे हम किसी प्रकार की कोई और जड़ी बूटियों का काम करते हैं, गोटा लगाना काम करते हैं, मोस्टली लेडीज़ जो काम करती हैं मशीन्स के ऊपर, या फिर हम दनिया बना सकते हैं, माचिस का काम कर सकते हैं, या और भी वेरियस टाइप की जो है एक्टिविटीज़ जो घर पे रहकर हम करते हैं, वो सभी किसमें शामिल होंगी, वो शामिल होंगी कॉटेज, जिसको कुटीर उद्योग भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिसके अंदर हम डिस्पोजल वगैरह बना सकते हैं। छोटी छोटी मशीन्स होती हैं उनके थ्रू जो जितने भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो इंक्लूड होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इसके अंदर हम टूथपेस्ट शामिल कर सकते हैं, डिस्पोजल शामिल कर सकते हैं, छोटी छोटी यानी कि घर पे जो बैग्स बनाते हैं उनको शामिल कर सकते हैं। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ यानी कि छोटी छोटी मशीनों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, वो सभी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के अंदर शामिल होते हैं। फिर लार्ज स्केल जितने भी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जिसके अंदर हम ऑटोमोबाइल्स को शामिल कर सकते हैं, बाइक्स वगैरह, या फिर जो फ़ोन प्रोडक्शन हो गया, कपड़े हो गए, जितनी भी चीज़ें बनते हैं, जूते वगैरह जो बनते हैं, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर शामिल होते हैं। फिर हम बात करें कच्चा माल होता है, कच्चा जो मटेरियल होता है, उसके आधार पे हम बात करें रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग, तो इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। फर्स्ट इज एग्रो बेस्ड, यानी कि खेती के ऊपर डिपेंड रहने वाले जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको शामिल करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। इसके अंदर हम बात करें शुगर केन से हम चीनी वगैरह बना लेते हैं। फिर है एडिबल्स, जो ऑयल होता है खाने का तेल वगैरह, कॉटन, टेक्सटाइल, कॉफ़ी हो गया, टी, ठीक है, रबड़, ये जितनी भी इंडस्ट्री हैं जो खेती के ऊपर डिपेंड है उनको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर शामिल करते हैं। फिर हम बात करें मिनरल बेस्ड, जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं उनके आधार पे जितने भी हमारे जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो डिवाइड होती हैं मिनरल बेस्ड। इसको हम डिवाइड करते हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, यानी कि मेटेलिक के अंदर फेरस, जिनके अंदर आयरन और स्टील से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको शामिल करते हैं, और नॉन फेरस के अंदर मोस्टली कॉपर, एल्यूमिनियम और जितने भी
जेम्स और ज्वेलरी होती हैं उनको शामिल करते हैं। वहीं पे नॉन मेटेलिक के अंदर सीमेंट्स और पॉटरी का जो काम होता है उसको शामिल करते हैं। इससे रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री होती हैं वो नॉन मेटेलिक के अंदर शामिल होता है। थर्ड जो है केमिकल, जितने भी हम रासायनिक चीज़ें बनाते हैं, केमिकल जितने भी इंडस्ट्री हैं उनको शामिल करते हैं केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, प्लास्टिक जितनी भी चीज़ें कुर्सियाँ वगैरह बनती हैं, सिंथेटिक फाइबर्स जितने भी आप सिंथेटिक फाइबर से आइटम जितने बनते हैं, टॉयज़ वगैरह, वो सारे इसमें शामिल होते हैं। वहीं पे साल्ट इंडस्ट्री हो गई, केमिकल फर्टिलाइज़र जो खेतों में हम डालते हैं फर्टिलाइज़र, उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है दे आर इंक्लूड इन केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। एंड फोर्थ इज़ फॉरेस्ट बेस्ड, यानी कि फॉरेस्ट से हमें लकड़ी मिलती है, लकड़ी से बनने वाली जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सभी अलग अलग उनको डिवाइड कर रखा है। जैसे आप फर्नीचर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में देखते हो वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर शामिल कर सकते हैं। जैसे टिम्बर, लैक और टारपीन्स और पेपर, जितनी भी ये चीज़ें होती हैं, जितनी भी इंडस्ट्री है वो डिपेंड करती हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर। फिर है एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि हम एनिमल के थ्रू क्या क्या चीज़ें जो है वो गैदर कर सकते हैं और मार्केट के अंदर उनको सेल कर सकते हैं। जैसे हम एनिमल से मीट वगैरह, लेदर, वूल्स, ठीक है, मिल्क, ये चीज़ें जो है प्रोड्यूस करते हैं और हम उनको फिर मार्केट में सेल कर देते हैं। लेकिन हमारा जो रॉ मटेरियल है वो एनिमल से ही प्राप्त होता है। सो इट्स एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। इसके अंदर हम बेसिकली लेदर और वूल को शामिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो है आउटपुट प्रोडक्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू पार्ट्स, बेसिक इंडस्ट्रीज़ एंड कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। यानी कि बेसिक जो होता है आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ को इसमें शामिल कर सकते हैं। वहीं पे जो कंज्यूमर जो खरीदने वाला होता है कंज्यूमर गुड्स, उसके अकॉर्डिंग जैसे हम बात करें बिस्किट, टेक्सटाइल और व्हीकल्स और कार्स, स्कूटर वगैरह को शामिल कर सकते हैं, यानी कि ग्राहक के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर इसके बाद में हम इनको दोस्तों अच्छे से एक एक को स्पेसिफिक तरीके से डिकोड करने वाले हैं। यहाँ पे एक बार थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको एक बार सारणी को देख लेते हैं, उसके बाद में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी से मैच्योर हो जाएगी। तो लास्ट है ओनरशिप के अकॉर्डिंग हम इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड कर सकते हैं इनटू थ्री पार्ट्स, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ एंड जॉइंट सेक्टर। इन दोनों की पब्लिक सेक्टर जिसमें जनता पैसा लगाती है, प्राइवेट जो इंडिविजुअल आदमी की होती है, और इन दोनों का जो वेंचर होता है वो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के अंदर शामिल होता है। इसके बाद में हम चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज। तो पहला जो है यहाँ पे पार्ट आ रहा है, क्लासिफिकेशन आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं यानी कि साइज़ के अकॉर्डिंग जो हमारी इंडस्ट्री है उसको किस प्रकार से डिवाइड कर रखा है। तो हम बेसिकली जो अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट, नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शंस डिटरमाइन द साइज ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि हम इसके अंदर जो बेस्ड साइज़ के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज़ को हमने डिवाइड कर रखा हो। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, तो एक तो हमने इसमें कितनी कैपिटल, कितनी पूंजी लगवाई है, ठीक है, यानी कि कितना पैसा इसमें लगाया है, इसमें कितने वर्कर्स काम करते हैं और इसका जो प्रोडक्शन का वॉल्यूम है वो कितना है, इसी को हम बोलते हैं इंडस्ट्री बेस्ड ऑन साइज, यानी कि साइज के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री डिवाइड है। जैसे हम बात करें अकॉर्डिंगली इंडस्ट्रीज में बी क्लासिफाइड इनटू हाउस होल्ड, कॉटेज, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। तो हम इंडस्ट्री बेस्ड ऑन साइज के अकॉर्डिंग हम इंडस्ट्री को डिवाइड कर सकते हैं चार प्रकार से, हाउस होल्ड, स्मॉल स्केल और लार्ज, यानी कि तीन ही होते हैं बेसिकली। ये होता है जो घर पे हम काम कर लेते हैं, फिर स्मॉल स्केल और फिर लार्ज स्केल। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉटेज या फिर हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे है हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ एंड कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में कुटीर उद्योग। क्या बोलते हैं इसको? कुटीर उद्योग। जो घर पे रहकर हमारा परिवार मिलकर जो काम करता है और जो अपने आप में मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है उसी को हम बोलते हैं कॉटेज, ठीक है। सो कॉटेज इंडस्ट्री जो होता है वो अपने आप में की स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई। तो ये आपको ध्यान करना है, एग्जाम में कई बार पूछ भी लिया जाता है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो आपको ये ध्यान करना है कि हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ठीक है। उसके बाद में दी आर्टिसंस यूज लोकल रॉ मटेरियल एंड सिंपल टूल्स टू प्रोड्यूस एवरी डे गुड्स इन देयर होम्स विच हेल्प देयर फैमिलीज मेम्बर ऑफ पार्ट टाइम लेबर, यानी कि स्थानीय लेवल के ऊपर इनको जो है ना अवेलेबल हो जाता है क्या, इनके लिए कच्चा माल,
स्थानीय लेवल के ऊपर इनको कच्चा माल मिल जाता है और ये क्या करते हैं, साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य जितने भी होते हैं, देयर फैमिली मेम्बर, वो मिलकर अपने दैनिक जीवन के लिए जितने भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका उत्पादन करते हैं, वो आती हैं कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। यानी कि जो दैनिक जीवन के अंदर काम आने वाली चीज़ों का घर पे रहकर एक फैमिली द्वारा जो प्रोडक्शन होता है उसी को हाउस होल्ड इंडस्ट्री या फिर कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर शामिल करते हैं। वहीं पे बात करें फिनिश्ड जो प्रोडक्ट, जो बना हुआ प्रोडक्ट है, मे बी फॉर कंजप्शंस इन दी सेम हाउस होल्ड और फॉर सेल लोकल विलेज मार्केट। अब देखो जो प्रोडक्ट बन जाता है उसको या तो परिवार यूज कर लेता है या फिर लोकल मार्केट या फिर छोटा जो गांव होता है वहाँ पे उसको सेल कर दिया जाता है। फॉर दी बार्टर, यानी कि जो स्थानीय गांव के बाजार में उसको सेल कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में कैपिटल एंड ट्रांसपोर्टेशन डू नॉट विल्ड, जो हम बात करें कि इसके अंदर जो कैपिटल एंड ट्रांसपोर्टेशन डू नॉट विल्ड मच इन्फ्लुएंस एंड दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज लो कमर्शियल सिग्निफिकेंस एंड मोस्ट ऑफ द टूल्स आर डिवाइस्ड लोकली। यानी कि अपने आप में जो पूंजी और परिवहन है इन दोनों में अधिक प्रभावित नहीं करते, ना तो इसमें ज़्यादा जो कैपिटल होती है वो यूज होती है और ना इसमें ट्रांसपोर्टेशन या कि साधनों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है। वहीं पे इसमें जो वस्तुएं बनती हैं उनका जो एक सिग्निफिकेंस है वो भी कम माना जाता है, कमर्शियल सिग्निफिकेंस जो है वो भी कम माना जाता है और उपकरण स्थानीय लोगों द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं। जो टूल्स होते हैं आर डाइवर्सिटी लोकली, यानी कि जो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो लोकली लोगों के द्वारा ही बनाए जाते हैं, तो इनकी जो सिग्निफिकेंस है वो कम मानी जाती है। यदि हम बात करें कुछ एग्जांपल्स की जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम बना लेते हैं। सो कम एवरीडे प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेक्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड फूड स्टेप। अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो एक तो आता है फूड स्टेप। ये क्या होता है, खाद्य जो पदार्थ होता है, जो हम खाने के लिए जो चीज़ें जैसे नमकीन वगैरह हो गया, अचार हो गया, तो ये चीज़ें जो हैं वो हम फूड स्टफ के अंदर शामिल करते हैं। फैब्रिक्स, यानी कि इसके अंदर जो कपड़े से जुड़े हुआ जितना भी काम होता है वो भी हम कर सकते हैं। मैट्स, चटाइयाँ जो होती हैं, और बर्तन वगैरह जो कंटेनर होते हैं मिट्टी के या फिर हम वैसे मान सकते हैं जैसे लकड़ियों के वगैरह जो बनाए जाते हैं कंटेनर वगैरह। टूल्स, हथियार भी बनाते हैं इनसे। फर्नीचर हो गया, शूज, जूते हो गए, और figurines from the wood lot and forest shoes, thongs and the other articles from the leather। ठीक है, तो इससे जूते, लघु जो छोटी छोटी मूर्तियाँ होती हैं उनको, इसके अतिरिक्त पत्थर और मिट्टी के बर्तन भी बनते हैं, तथा इसके अंदर थॉर्न्स एंड अदर आर्टिकल्स फ्रॉम द लेदर्स, पोट्री एंड ब्रिक्स फ्रॉम द क्ले एंड स्टोन्स, और इसके अंदर चमड़े और कई प्रकार के सामान, ईंटें और बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें गोल्ड स्मिथ, जो लोहार होता है मोस्टली, गोल्ड स्मिथ तो उसको सुनार को बोलते हैं, सॉरी, तो सुनार मेक्स ज्वेलरी फॉर गोल्ड, यानी कि यहाँ पे ज्वेलरी जो बनाता है सुनार, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ठीक है, यहाँ यानी कि इसको चांदी और तांबा बोला जाता है। ठीक है, सिल्वर हो गया चांदी और ब्रॉन्ज हो गया तांबा, उसका जो काम करता है आभूषण बनाता है उससे। और सम आर्टिफैक्ट्स एंड क्राफ्ट आर मेड आउट ऑफ बम्बू, ये जो बांस की जो बनी हुई वस्तुएं हैं वो भी इसमें शामिल की जाती हैं। वुड ऑब्टेन लोकली फ्रॉम द फॉरेस्ट, और स्थानीय वन से प्राप्त जो लकड़ी से, जो बांस से बनी हुई चीज़ें होती हैं, लकड़ी से बनी हुई चीज़ें होती हैं, वो भी इसमें कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के अंदर शामिल की जाती हैं। तो ऑल ओवर हम बात करें तो इसके अंदर क्या क्या शामिल करते हैं, तो फूड स्टफ, फैब्रिक्स, मैट, कंटेनर्स, टूल, फर्नीचर, शूज एंड फिगरनीज फ्रॉम द वुड्स लॉट एंड फॉरेस्ट, शूज, thongs and the other articles from the leather, pottery and bricks from the clay and stone। ये सारी चीज़ें और सुनार के द्वारा जो बनने वाली चीज़ें होती हैं वो सारी इसमें शामिल कर सकते हैं कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इसके बाद में हम बात करें स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो स्मॉल यानी कि छोटे लेवल के ऊपर हम बनाते हैं, इसके छोटे स्केल की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके अंदर क्या क्या शामिल कर लेते हैं। जैसे हम बात करें स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज द डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द हाउस होल्ड इंडस्ट्री बाय द इट्स प्रोडक्ट टेक्निक्स एंड पैलेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप आउटसाइड द होम एंड कॉटेज ऑफ द प्रोड्यूसर। अब देखो यहाँ पे छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं उनके अंदर ये थोड़े से स्मॉल जो कॉटेज होते हैं इंडस्ट्री उनसे थोड़े से अलग होते हैं। इनके अंदर मोस्टली जो प्रोडक्ट होता है तकनीकी और जो निर्माण स्थल होता है दोनों कुटीर उद्योगों से थोड़े से अलग होते हैं। यानी कि
जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है इनसे थोड़े से ये अलग होते हैं, ठीक है। अब इनमें अलग कैसे हैं, तो यहाँ पे एक तो मोस्टली जो ना ये तो घर पे हो जाते हैं, कॉटेज तो घर पे बना लिए जाते हैं, बट ये घर से बाहर होते हैं मोस्टली, यानी कि इनको जो है सेटअप करना होता है घर से बाहर, ठीक है। सो आउटसाइड द होम कॉटेज ऑफ द प्रोड्यूसर, ठीक है। तो घर से बाहर हम क्या लगाते हैं, कारखानों को लगाते हैं। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है। द टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूज लोकल रॉ मटेरियल, तो ये आपको ध्यान करना है कि इसमें जो लोकल रॉ मटेरियल होता है वो यूज होता है सिंपल पावर ड्राइवन मशीन्स एंड सेमी स्किल लेबर, और इसके अंदर जो है ना जो श्रमिक होते हैं, लेबर होते हैं, वो भी इसमें ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं होती, और जो एनर्जी के रिसोर्सेज होते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी के चलने वाले जो यंत्र होते हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है। छोटी छोटी मशीनें इनके अंदर हम यूज कर सकते हैं। इट्स प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है, एंड राइजेज लोकल परचेजिंग पावर, और ये जो है ना लोकल परचेजिंग पावर को भी क्या करता है, थोड़ा सा बढ़ाता है, क्रय शक्ति बढ़ाता है। यदि हम बात करें वर्ल्ड लेवल के ऊपर तो इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राज़ील इत्यादि देशों के अंदर ये प्रैक्टिस की जाती है। इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड लेबर इंटेंसिव स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑफ देयर पॉपुलेशन, तो ये भारत, चीन और इंडोनेशिया, ब्राज़ील जैसे देशों में जनसंख्या को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए इस प्रकार की जो है ना छोटे छोटे स्केल के इंडस्ट्री लगाए जाते हैं। जैसे मैं बात करूँ इसके अंदर कौन कौन से, पातल डोने बनाना, डिस्पोजल बनाना, ठीक है, और इसके अंदर कोलगेट वगैरह हो गई, घर पे किसी प्रकार की जो है ना छोटे छोटे बर्तन हो गए मिट्टी के, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल की जा सकती हैं। छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाकर हम क्या करते हैं, हमारे पॉपुलेशन को ये जो रोज़गार प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे वायरिंग का काम हो गया, फिर लट्टू वगैरह बनाना, फ़ोन की रिपेयरिंग करना, ठीक है। तो ये छोटे छोटे उनके लिए जो टूल्स बनाए जाते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही शामिल किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक जो आदमी है, एक पिक्चर जो है आपके सामने है, ए मैन मेकिंग स्पॉट इन दी कार्टियार्ड्स एग्जाम्पल ऑफ हाउस होल्ड इंडस्ट्री इन नागालैंड, तो नागालैंड के अंदर एक एग्जाम्पल है, जो आदमी क्या बनाता है, हाथों से कुछ मटके वगैरह बना रहा है, ठीक है। वहीं पे एक एग्जाम्पल प्रोडक्ट्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री ऑन सेल ऑन असम। अब देखो हाथ से बनने वाली जो टोकरियाँ वगैरह होती हैं या फिर जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, यहाँ पे आप मार्केट में देख सकते हो। और हम बात करें जो गाँव देहात की जो मार्केट लगते हैं, मोस्टली इसके अंदर इस प्रकार के आइटम मोस्टली देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक आदमी जो है ना वो बुन रहा है बम्बू बास्केट को, यानी कि जो बम्बू होता है ना, बांस की टोकरी जो होती है उसको बना रहा है रोड साइड, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये क्या है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, यानी कि लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग होती है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल करते हैं। तो मोस्टली लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो होती है इसके अंदर हम मार्केट बड़ा चाहिए, इसमें रॉ मटेरियल चाहिए हमें, ठीक है, एनर्जी बहुत चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, कैपिटल चाहिए हाई। तो यहाँ पे लार्ज स्केल, एक तो इनकी साइज़ ही बड़ी हो गई, ठीक है, बहुत बड़ी साइज़ में लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व ए लार्ज मार्केट। तो यहाँ पे जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा क्या चाहिए, मार्केट चाहिए। वेरियस रॉ मटेरियल उनके लिए चाहिए, यानी कच्चा माल जो है ना, कई प्रकार के कच्चे माल उनको नीड पड़ती है, ठीक है। वहीं पे इनमर्स एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है शक्ति के साधन भी उनको चाहिए। स्पेशलाइज्ड वर्कर, यानी कि स्किल्ड जितनी भी लेबर होती है उनको नीड पड़ती है। एडवांस टेक्नोलॉजी, और जितने भी ये जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं इनको एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए। असेंबली लाइन्स मास प्रोडक्शन, और इनको जो है ना लाइन प्रोडक्शन, यानी कि जैसे हम क्या करें, एक टेलर होता है तो टेलर जो है ना 5-10 एक जगह बैठे रहते हैं। लाइन जो देखो यहाँ पे एक लाइन आया है, असेंबली लाइन मास प्रोडक्शन क्या होता है, मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको। यानी कि एक टेलर होगा, कपड़े को काटेगा कोई और, बटन कोई और लगाएगा, प्रेस कोई और करेगा, सिलाई कोई और करेगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे प्रेस करके उसको पैक करके कोई और देगा। तो यहाँ पे अपने आप में अलग अलग काम जो है डिवाइड कर रखा है, और लास्ट में फाइनल एक आदमी इनको पैक करके कस्टमर को पकड़ा देगा। तो इसको बोलते हैं असेंबली लाइन मास प्रोडक्शन। हर एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये काम आती है। सबसे पहले हम बात करें तो यूएसए के अंदर ये जो है असेंबली लाइन स्टार्ट हुई थी। गाड़ियों के अंदर, ऑटोमोबाइल्स, हर एक सेक्टर के अंदर ये यूटिलाइज की जाती है। एंड लार्ज कैपिटल, और इसके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है।
दिस काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेवलप्ड इन द लास्ट 200 ईयर, यानी कि ये जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं ये लास्ट 200 सालों के अंदर ही इनका विकास देखने को मिलता है। इन द यूनाइटेड किंगडम, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, यूरोप, यानी कि 200 सालों के अंदर मोस्टली ये यूनाइटेड किंगडम, ईस्टर्न यूएसए और यूरोप के अंदर देखने को मिलती हैं। नाउ इट्स हैज़ डिफ्यूज्ड टू ऑलमोस्ट ऑल ओवर दी वर्ल्ड, और वर्तमान में पूरे वर्ल्ड के अंदर देखने को मिलती हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम जितनी भी कार वगैरह बनती हैं, जितने भी ऑटोमोबाइल्स, जितने भी सेक्टर हैं इससे रिलेटेड, वो सारे जितने भी हैं वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर शामिल होते हैं। जितनी भी हेलीकॉप्टर वगैरह बनते हैं या फिर जितने भी ये जो स्पेस सैटेलाइट्स बनती हैं इनको हम शामिल कर सकते हैं। मोबाइल इंडस्ट्रीज़ को इनमें शामिल कर सकते हैं। कपड़े जो बनते हैं मास स्केल के ऊपर, उसको भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम शामिल कर सकते हैं। फिर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ द सिस्टम ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग द वर्ल्ड मेजर्स इंडस्ट्रीज रीजन्स में बी ग्रुप्ड अंडर 2 ब्रॉड टाइप्स, यानी कि जो हम बात करें बड़े पैमाने की जितने भी उद्योग हैं, हम लार्ज स्केल जो जितनी भी इंडस्ट्री है वो उनको वर्ग पैमाने पर किए गए निर्माण के आधार पे 2 ग्रुप के अंदर क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज रीजन, ठीक है, वो अपने आप में क्या है, जो मोस्टली जो डेवलप्ड कंट्री हैं, थिकली क्लस्टर्ड इन ए फ्यू मोर डेवलप्ड कंट्री, जो कहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर मोस्टली देखने को मिलती हैं। वहीं पे एक ऐसा है जिसको डिवाइड कर सकते हैं हाईली टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज रीजन्स विच हैव डिफ्यूज टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज, और एक ऐसे इंडस्ट्री रीजन है जो कम विकसित देशों में जिनका विकास हुआ है। तो यहाँ पे जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उनको हम 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर है, और एक है हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो ये जो है ना लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे जो पैसेंजर कार जो है असेंबली हायर एट ए प्लांट ऑफ द मोटर कंपनी इन जापान के अंदर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो कार है, कार आपके सामने दिख रही है, यहाँ पे नट बोल्ट कोई और कसेगा, ठीक है, इसके मिरर जो है कोई और लगाएगा, इंजन कोई और फिट करेगा। तो यहाँ पे ये असेंबली लाइन के अंदर जो है गाड़ी को असेंबल किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान करना है कि जो फैक्ट्री होती है, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री होती है, उनके अंदर जो चेन सिस्टम होता है पूरा, कि काम को अलग अलग टाइप से डिवाइड कर रखा है, ये काम आप करोगे, ये काम आप करोगे, ऐसे ही पूरा एक अपने आप में असेंबली लाइन होती है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें इंडस्ट्रीज़ को हम डिवाइड करें रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग, तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड द इंडस्ट्री आज क्लासिफाइड एग्रो बेस्ड, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं एग्रो बेस्ड जो खेती के ऊपर डिपेंड है, केमिकल बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड और एनिमल बेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें रॉ मटेरियल, जैसे हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को इसकी बात करें तो मोस्टली खेती के ऊपर जितनी भी इंडस्ट्री हैं उनको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे हम बात करें एग्रो प्रोसेसिंग इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द फील्ड एंड फार्म्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट फॉर रूरल एंड अर्बन मार्केट। मेजर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ आर फूड प्रोसेसिंग। अब देखो ये जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कच्चे माल पर आधारित जितने भी उद्योग होते हैं, तो खेतों से प्राप्त जितना भी कच्चा माल होता है उनको प्रोसेस और तैयार माल को बदल कर हम क्या करते हैं, मार्केट और नगरीय बाज़ारों के अंदर क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। तो जितना भी प्रमुख जो कृषि आधारित उद्योग हैं उसमें भोजन तैयार करना, शक्कर बनाना, अचार, फलों के रस, पेय पदार्थ, चाय, कॉफ़ी, जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। फूड प्रोसेसिंग इसमें शामिल किया जाता है शुगर, अचार, फ्रूट जूस, बेवरेज, चाय, कॉफ़ी, कोको, ठीक है, स्पाइसेस, जितने भी मसाले होते हैं, ऑयल से रिलेटेड फीड्स, टेक्सटाइल, कॉटन, जूट, सिल्क और रबड़, ये सारी जो इंडस्ट्री है दे आर इंक्लूड इन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये जितनी भी खेती के ऊपर डिपेंड जितनी भी इंडस्ट्री हैं वो इसके अंदर शामिल की जाती हैं। फिर फूड प्रोसेसिंग क्या होता है, तो फूड प्रोसेसिंग जो होता है जिसको हम बोलते हैं जो भोजन होता है, खाने का जो भोजन होता है उसको किस प्रकार से पैकिंग किया जाए, उसको किस प्रकार से प्रोसेस किया जाए कि वो काफ़ी समय तक, लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करे और उसको काफ़ी दिनों तक अच्छे से चलाया जा सके और बाद में भी यूज किया जा सके। जैसे एग्रो प्रोसेसिंग इंक्लूड्स कैनिंग्स, प्रोड्यूसिंग क्रीम, फ्रूट प्रोसेसिंग एंड confectionery, while some preserving techniques such as the drying,
फार्मेंटिंग्स एंड पिकलिंग्स, यानी कि ये सारी चीज़ें जो है ना, यानी कि चीज़ों को हम क्या करते हैं, जो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं हम एग्रीकल्चर से, यानी कि जितनी भी जैसे दूध की जो मलाई होती है उसका उत्पादन किस प्रकार से करें, डिब्बा के अंदर खाद्य पदार्थों को किस प्रकार से रखें कि वो लंबे समय तक यूज किए जा सके, फलों से जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं उन चीज़ों को किस प्रकार से तैयार किया जाए, मिठाइयाँ भी इनमें शामिल की जा सकती हैं, यानी कि उनको किस प्रकार से प्रिजर्व किया जाए कि वो लंबे समय तक यूज़ की जा सकें, वो होता है फूड प्रोसेसिंग। यानी कि जैसे आपने देखा होगा एक चिप्स का पैकेट होता है, उसके अंदर गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन वगैरह समथिंग, है ना, तो वो क्यों भरी जाती है कि वो चिप्स खराब नहीं हो और लंबे समय तक जो है चिप्स जो है वो यूज हो पाए। तो ये जो है उसी को बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग, यानी कि हम इस प्रकार की टेक्नोलॉजी इसमें यूटिलाइज करते हैं कि जिससे हमारा फूड खराब नहीं हो और लंबे समय तक उसको यूज किया जा सके। अब यहाँ पे टी गार्डन्स जो है आप तमिलनाडु के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे इस प्रकार से सीढ़ीदार खेतों के अंदर टी का जो है वो प्लांटेशन करके उसकी जो है ग्रोइंग करवाई जाती है। और यहाँ पे नीलगिरी जो है आप देख पा रहे हो, नीलगिरी ये जो है रीजन, इसमें यहाँ पे टी प्रोडक्शन किया जाता है। फिर हम बात करें एग्री बिजनेस इज द कमर्शियल फार्मिंग ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल ऑफ एंड फाइनेंस्ड बाय द विनीज। अब देखो ये क्या बोल रहा है, जो कृषि व्यापार एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है। जो एग्री बिजनेस होता है इसका पर्पज़ क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करना। और यहाँ पे औद्योगिक पैमाने पर जो खेती की जाती है उसको कृषि एग्री बिजनेस बोला जाता है, पहली चीज़ तो ये है। और इसमें जो है ना होल इंटरेस्ट लाइक आउटसाइड एग्रीकल्चर, इसका जो पर्पज़ है वो आउटसाइड एग्रीकल्चर करना है। और लार्ज कॉरपोरेशंस इन टी प्लांटेशन बिजनेस, जैसे हम बात करें टी प्लांटेशन जो चाय की खेती करना है, जैसे हम वह व्यापार करता है जिसकी मुख्य रुचि कृषि के बाहर हो। कृषि व्यापार फार्म में आकार में बड़े होते हैं। द एग्री बिजनेसेस फार्म आर दी मशीनाइज्ड, लार्ज इन साइज, हाईली स्ट्रक्चर्ड, रिलायंट ऑन केमिकल्स एंड मे बी डिस्क्राइब्ड एज ए एग्रो फैक्ट्रीज। यानी कि हमारा जो एग्रो फैक्ट्रीज़ हैं वो क्या होती हैं, यानी कि हमारा जो पर्पज़ होता है वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना। इनकी साइज़ बड़ी होती है, पूंजी ज़्यादा लगती है, मशीनाइज्ड तरीके से यहाँ पे खेती की जाती है। प्लांटेशन बिजनेस मोस्टली इसमें शामिल हम कर सकते हैं। तो यानी कि ज़्यादा ऐसी खेती करना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, दैट इज़ एग्रो फैक्ट्रीज़। ठीक है, लार्ज इन साइज, हाईली स्ट्रक्चर्ड और केमिकल्स के अंदर ये डिपेंड करते हैं। फिर हम बात करें इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड करें, मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज़, ऐसी इंडस्ट्रीज जो मिनरल्स के अकॉर्डिंग जो है सेटअप की गई हैं। जैसे हम बात करें दीज इंडस्ट्रीज यूज मिनरल्स एज ए रॉ मटेरियल, यानी कि यहाँ पे रॉ मटेरियल कौन है, यानी कि मिनरल्स। ठीक है, सम इंडस्ट्रीज यूज फेरस मेटेलिक मिनरल्स विच कंटेन फेरस, यानी कि जिसके अंदर आयरन वगैरह पाया जाता है उनको मेटेलिक मिनरल्स इंडस्ट्रीज बोला जाता है, सच एज द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, बट सम यूज नॉन फेरस, और जिसके अंदर लोहो नहीं पाया जाता वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स इंडस्ट्रीज बोला जाता है। जैसे हम बात करें एल्यूमिनियम, कॉपर एंड ज्वेलरी इंडस्ट्रीज। मैनी इंडस्ट्रीज यूज नॉन मेटेलिक मिनरल्स सच एज द सीमेंट और पोट्री इंडस्ट्रीज, और कुछ ऐसे हैं जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो है इंडस्ट्री होती है, जैसे सीमेंट और पोट्री। जैसे आपने छोटे छोटे मटके देखे होंगे जिनके ऊपर वेरियस टाइप की डिज़ाइन देखने को मिलती है, तो वो क्या है, पोट्री होती है। ठीक है, और सीमेंट इंडस्ट्री आप देखते हो महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु काफ़ी जो है वहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद में हम चलते हैं केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि जो फर्टिलाइज़र खेतों के अंदर जो हम खाद वगैरह डालते हैं, यूरिया वगैरह या फिर नाइट्रोजन वगैरह डालते हैं, इस प्रकार की जो इंडस्ट्री होती है उनको केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। सब इंडस्ट्रीज यूज नेचुरल केमिकल मिनरल्स ऑयल, पेट्रोलियम हो गया यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। जैसे हम इसके अंदर बात करें जो रसायन, इसको केमिकल बेस्ड होता है रसायन आधारित जितनी भी इंडस्ट्री होती है उनको रसायन आधारित उद्योग बोला जाता है। इस प्रकार की जो इंडस्ट्री होती है इसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जितने भी जो केमिकल मिनरल्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। जैसे हम बात करें खनिज तेल की, तो इसमें उपयोग इसका किया जाता है। पेट्रोलियम मिनरल ऑयल का इसमें यूज़ किया जाता है। जैसे हम बात करें साल्ट, सल्फर एंड पोटास इंडस्ट्रीज आल्सो यूज नेचुरल मिनरल्स। तो ये जो साल्ट, सल्फर और पोटास की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर नेचुरल मिनरल्स को यूज किया जाता है। केमिकल इंडस्ट्रीज आर आल्सो बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, ये भी किसके ऊपर डिपेंड रहती हैं, रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड रहती है, ऑब्टेन फ्रॉम दी वुड एंड कोल। ठीक है, और वहीं पे इसके अलावा हम बात करें रॉ मटेरियल जो है
कुछ रासायनिक उद्योग इसमें जो है ना प्राकृतिक खनिजों को काम में लेते हैं। कुछ रासायनिक उद्योग लकड़ी और कोयले से प्राप्त कच्चे माल पर भी इसमें निर्भर रहते हैं। जैसे हम बात करें वुड और कोल के ऊपर भी निर्भर रहते हैं। सिंथेटिक जो फाइबर, प्लास्टिक एसेट्रा आर अदर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो इसके अंदर हम सिंथेटिक फाइबर को शामिल कर सकते हैं, प्लास्टिक से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये है केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि केमिकल से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर बनते हैं, उनको हम सभी को किस में शामिल करेंगे? केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर शामिल करेंगे। फिर इसके बाद में फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल यूजिंग इंडस्ट्री, यानी कि फॉरेस्ट से हम जितना भी प्रोडक्ट गैदर करते हैं उसके ऊपर जितनी भी इंडस्ट्री रिलाई करती हैं उसको हम फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल यूजिंग इंडस्ट्री बोलेंगे। जैसे आप फर्नीचर, बेड वगैरह बनाते हो तो लकड़ी रॉ मटेरियल होती है, तो वहाँ पे हम फॉरेस्ट लकड़ी लेके आते हैं, उससे फिर फर्नीचर के वेरियस टाइप के आइटम जो बनाते हैं फिर मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। तो जितनी भी चीज़ें वुड या फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड हैं उनको हम फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर शामिल करते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करूँ, दी फॉरेस्ट प्रोवाइड मेनी मेजर एंड माइनर्स प्रोडक्ट विच आर यूज्ड ए रॉ मटेरियल टिम्बर फॉर फर्नीचर इंडस्ट्री। अब देखो टिम्बर का जो पेड़ होता है उसको हम यूटिलाइज करते हैं फर्नीचर इंडस्ट्रीज़ के अंदर। वुड, बम्बू एंड ग्रास ऑफ पेपर्स इंडस्ट्री, अब जो ग्रास वगैरह होती है, बम्बू होते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं पेपर इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। लेग फॉर दी लेग इंडस्ट्रीज कम फ्रॉम दी फॉरेस्ट, और जो मोस्ट ऑफ जो इंडस्ट्री होती है इसमें जो है बांस, घास तथा लाख उद्योग के लिए लाख वनों से भी अधिक प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो है वो डिपेंड करती हैं फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल यूजिंग इंडस्ट्रीज। जैसे यहाँ पे आप जो है ना ए पल्प मिल इन दी हेयर्ट ऑफ दी कैस्किन्स टिम्बर एरिया ऑफ अलास्का। तो अलास्का के अंदर क्या करते हैं, पेड़ों को काटकर नदी में बहा दिया जाता है और फिर ये स्पेसिफिक जगह के ऊपर इनको उतार लिया जाता है। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री सेटअप है वो है फॉरेस्ट के ऊपर। फिर हम बात करते हैं एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। तो मोस्टली जो ऐसी इंडस्ट्री होती है जो लेदर, जैसे हम एनिमल से क्या क्या चीज़ें गैदर करते हैं इनके ऊपर जो बेस्ट इंडस्ट्री होती हैं, सो दे आर ऑल इंक्लूड इन एनिमल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज। सो लाइक लेदर फॉर द लेदर इंडस्ट्री एंड वूल फॉर द वूलन टेक्सटाइल आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। बिसाइड आइवरी इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द एलिफेंट्स टस्क, यानी कि जितने भी हाथी दांत, इसको एलिफेंट जो टस्क होते हैं जिसको हम अपन बोलते हैं हाथी के दांत जो होते हैं, उद्योगों के लिए दांत भी हाथी से मिलता है। तो यहाँ पे जैसे हम बात करें लेदर जो होता है लेदर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जो ऊन होती है वो वूलन टेक्सटाइल से, और वहीं पे जो इसका हाथी का जो दांत होता है वो हाथी से मिलता है। तो यहाँ पे एनिमल जो बेस्ड इंडस्ट्री है वो एनिमल से रिलेटेड करती हैं। वहीं पे हम बात करें इंडस्ट्री बेस्ड ऑन इनपुट और आउटपुट प्रोडक्ट्स। जैसे इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट प्रोडक्ट्स, यानी कि आपने बहुत से यू हैव सम मशीन्स एंड टूल्स मेड ऑफ आयरन और स्टील। जैसे आपने कुछ मशीनें और औजार देखे होंगे जिनका जो निर्माण होता है, जो हम चीज़ें बनाते हैं, लो इस्पात जो है स्टील होती है, कच्चे माल के रूप में उनको यूटिलाइज किया जाता है। द रॉ मटेरियल फॉर द सच मशीन्स एंड टूल्स इज आयरन एंड स्टील। तो जो कई चीज़ें जो हम बनाते हैं उनके अंदर रॉ मटेरियल क्या होता है, आयरन और स्टील होता है। विच इज़ द इटसेल्फ ए इंडस्ट्री। अब लोह जो इंडस्ट्री है वो अपने आप में क्या है, एक खुद ही में अपने आप में इंडस्ट्री है। द इंडस्ट्री होज प्रोडक्ट्स आर यूज टू मेक अदर गुड्स बाय यूजिंग देम एज ए रॉ मटेरियल आर बेसिक इंडस्ट्री। अब देखो ऐसे उद्योग जो है ना, जो दूसरे अन्य वस्तु बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑन आउटपुट प्रोडक्ट इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। जैसे हम बात करें आयरन स्टील, तो इनसे क्या बनती हैं, वेरियस टाइप की मशीन्स बनती है। टेक्सटाइल के अंदर क्लॉथ्स, हम जो जितने भी कॉटन वगैरह होते हैं उनसे क्या बना लेते हैं, क्लॉथ वगैरह बना लेते हैं। तो ये अपने आप में क्या है, एक दूसरे को सहायता करने वाली, कच्चे माल के रूप में हेल्प करने वाली इंडस्ट्री होती हैं। इन्हीं को हम आउटपुट प्रोडक्ट इंडस्ट्री बोलते हैं। द कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस गुड्स विच आर द कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर डायरेक्टली, यानी कि यहाँ पे क्या करता है, उपभोक्ता जो होता है जो चीज़ों को यूज़ करता है। कंज्यूमर क्या होता है, जो जैसे हम हैं चीज़ों को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो वस्तु उद्योग के ऐसे सामान को उत्पादन करते हैं जो प्रत्येक रूप से उपभोक्ता द्वारा उपयोग कर लिया जाता है, यानी कि ऐसी चीज़ों को हम क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं जो अपने आप में कंज्यूमर होता है वही अपने आप में यूज़ करता है। जैसे हम एग्जांपल देखें, इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग ब्रेड, जैसे हम क्या करते हैं, ब्रेड बनाते हैं, बिस्कुट बनाते हैं, जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, चाय बनाते हैं, सोप, साबुन वगैरह बनाते हैं, ये जो क्या है, टॉयलेटरीज, ठीक है।
लिखने की जो कागज़ होते हैं, ठीक है, पेपर ऑफ राइटिंग्स, साबुन होता है, ठीक है, और टेलीविज़न एसेट्रा आर दी कंज्यूमर गुड्स और नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज। तो ये क्या सारी क्या हैं, यानी कि उदाहरण के तौर पे हम देखें रोटी, ब्रेड, बिस्किट, चाय, साबुन, लिखने के कागज़, टेलीविज़न तथा जितने भी श्रृंगार के जो जितने भी होते हैं जो साधन होते हैं श्रृंगार जिनसे हम करते हैं का उत्पादन करने वाली जितनी भी इंडस्ट्री होती हैं, जिसमें जो कंज्यूमर होता है माल बनाने वाले अथवा गैर आधारभूत उद्योग इनको कहा जाता है। इनको क्या बोला जाता है, नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज भी इनको बोला जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, इसमें 2 और बच गए दोस्तों, ये लास्ट बच गया, इसमें ये कंप्लीट करके इसको फ्री करते हैं। सो इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन दी ओनरशिप। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंडस्ट्री ऐसी जो ओनरशिप के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर रखी है। तो यहाँ पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ दी इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन दी ओनरशिप। फर्स्ट इज पब्लिक सेक्टर, सेकंड इज प्राइवेट सेक्टर, थर्ड इज जॉइंट सेक्टर। सो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज वो कहलाती हैं जिनके ऊपर कंट्रोल पब्लिक का रहता है। जैसे हम बात करें PSUs, जिनको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब देखो, पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको ओन कौन करता है, उनको चलाता कौन है, रूल कौन करता है उनको, तो उनको करती है गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे हम बात करें इंडिया के अंदर LIC हो गई, ठीक है, इंडियन रेलवे हो गया। तो ये अपने आप में ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको गवर्न करती है, ओन करती है हमारी गवर्नमेंट। और इसके अंदर देयर आवर नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जितने भी PSUs होते हैं वो सारे इसमें शामिल किए जाते हैं। सोशलिस्टिक कंट्रीज हैव मैनी स्टेट ओन इंडस्ट्रीज। अब देखिए, जितने भी साम्यवादी जितने भी देश हैं, समाजवादी देश जितने भी हैं, उन देशों में अनेक उद्योग जो हैं इस यानी कि पब्लिक सेक्टर के अंदर शामिल किए जाते हैं। सोशलिस्टिक जितने भी कंट्रीज़ हैं उसके अंदर मोस्टली जो सेक्टर कौन से देखने को मिलते हैं, पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री देखने को मिलती हैं, ठीक है। हाउ मैनी स्टेट ओन इंडस्ट्रीज, मिक्स्ड इकोनॉमिक है बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज। यानी कि जितनी भी मिक्स्ड इकोनॉमिक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के जितने भी देश हैं, वो वहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों प्रकार की जो है ना, दोनों प्रकार के इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो यहाँ पे जो बिजनेसेस होते हैं वो पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकार के भी होते हैं, और प्राइवेट कोई इंडिविजुअल अंबानी अडानी वो भी ओन कर सकता है, ठीक है। फिर है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिनको ओन करता है कोई इंडिविजुअल आदमी, तो वहाँ पे ओन्ड बाय दी इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जैसे अडानी टाटा, ठीक है। तो ये क्या है, उनकी प्राइवेट सेक्टर हो गया वो अपने आप में प्राइवेट सेक्टर, तो उनकी पर्सनल जो है कंपनियां होती हैं, ठीक है। दीज आर मैनेज्ड बाय द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है वो किसके द्वारा मैनेज की जाती हैं, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है वो मैनेज की जाती हैं। इन कैपिटलिस्ट कंट्रीज़, जैसे हम बात करें कैपिटलिस्ट जितनी भी कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, UK, ठीक है, फ्रांस वगैरह यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आर जनरली ओन्ड बाय दी प्राइवेटली। तो वहाँ पे जहाँ पे भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी पाई जाती है, कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे मोस्ट ऑफ जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ओन की जाती हैं बाय दी प्राइवेट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान करना है। और यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर है वो सोशलिस्ट कंट्रीज़ के अंदर पाया जाता है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ के अंदर पाया जाता है। वहीं पे जॉइंट सेक्टर जो होता है, जो दोनों का मिला मिक्सचर होता है, सो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर मैनेज्ड बाय जॉइंट स्टॉक कंपनीज आर समटाइम्स द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। यानी कि दोनों का जो मिक्सर टाइप होता है वो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कहलाता है। टुगेदर इस्टेब्लिश एंड मैनेज द इंडस्ट्रीज, यानी कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियों के संयुक्त प्रयासों का नतीजा क्या है, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज माना जाता है। कैन यू मेक ए लिस्ट ऑफ सच इंडस्ट्रीज, क्या आप इनकी कुछ लिस्ट बना सकते हो। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैं बात करूं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, यानी कि ऐसी कंपनियां जिनमें सरकार की भी भागीदारी होती है और प्राइवेट की भी भागीदारी होती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी कंपनी के कितने स्टॉक प्राइवेट के लिए जो है वो प्रोवाइड करवाती है, तो उन सभी को जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ की। तो दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमें बता सकते हो। यहाँ तक आप लोगों का धन्यवाद।